जय हिंद दोस्तों। मैं रेशमा सिद्दीकी अपने यूट्यूब चैनल हिंदी अकादमी पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि हमने कहा था कि हम एक दिन थ्योरी लेकर आएंगे और उसके नेक्स्ट डे उसी थ्योरी से संबंधित हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाएंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है संज्ञा। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान स्थित गुण अथवा भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान स्थित गुण अथवा भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद, संज्ञा के कितने भेद हैं? तो संज्ञा के 5 भेद माने गए हैं। संज्ञा के 5 भेद हैं। नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा, नंबर 3 समूहवाचक संज्ञा, नंबर 4 द्रव्यवाचक संज्ञा, नंबर 5 भाववाचक संज्ञा। अब हम पढ़ेंगे नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो जो संज्ञा शब्द किसी एक व्यक्ति वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे महात्मा गांधी ये महापुरुष है। महात्मा गांधी नाम से एक व्यक्ति का बोध हो रहा है। जैसे महात्मा गांधी एक नाम है तो इससे एक ही व्यक्ति का बोध हो रहा है। जैसे महात्मा गांधी, जैसे हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी है तो ये एक ही व्यक्ति का बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और उसी तरह जवाहरलाल नेहरू, एक ही व्यक्ति का बोध हो रहा है। जवाहरलाल नेहरू नाम लेने से केवल एक ही व्यक्ति यानी वो हमारे महापुरुष जवाहरलाल नेहरू हैं, इससे एक ही व्यक्ति का बोध हो रहा है। उसी तरह रीता आदि व्यक्तियों के नाम। दिल्ली एक शहर का नाम है, इसे एक ही शहर का बोध हो रहा है कि यह दिल्ली है, इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसी तरह गुजरात है, वो एक ही शहर है। असम आदि स्थानों के नाम। रामायण, साकेत, पद्मावत, कामायनी आदि ग्रंथों के नाम। तो ये ग्रंथ महाकाव्य हैं। तो रामायण एक महाकाव्य है। यहाँ रामायण नाम लेने से एक ही पुस्तक का बोध हो रहा है, एक ही ग्रंथ का बोध हो रहा है, यानी रामायण। तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। इसी तरह साकेत का नाम लेने से ये एक ही पुस्तक ग्रंथ का बोध हो रहा है कि ये साकेत महाकाव्य है। यह व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। पद्मावत, कामायनी आदि ग्रंथों के नाम। नंबर 2 है जातिवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी प्राणी, पदार्थ या समुदाय की पूरी जाति का बोध कराते हो। जो संज्ञा शब्द किसी प्राणी, पदार्थ या समुदाय की पूरी जाति का बोध कराते हो उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे नर के अंदर जितने भी व्यक्ति हैं, जैसे चाहे लड़का हो या कोई बूढ़ा व्यक्ति हो, चाहे वो युवा हो, वो सब जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, वो नर है। इसी तरह नारी, जितनी भी नारी जाति की स्त्रियां हैं सबका बोध हो रहा है यहाँ, इसलिए वो जातिवाचक संज्ञा है। पर्वत ग्रंथ, जैसे वहाँ रामायण, साकेत आदि ग्रंथ है, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत है। यहाँ एक ग्रंथ का नाम लेने से यानी जितने भी ग्रंथ हैं सारे ग्रंथ आ गए, तो ये जातिवाचक संज्ञा है। पर्वत भी जातिवाचक संज्ञा। यहाँ पर्वत नाम लेने से जितने भी पर्वत है सभी पर्वतों का बोध होने लगता है। कुत्ता, इसी तरह कुत्ता है, हाथी है, जितने भी कुत्ता नाम लेने से जितने भी कुत्ता हैं सभी जानवरों का बोध होता है, इसलिए यहाँ जातिवाचक संज्ञा। हाथी, फल, नदी आदि, जैसे जितनी भी नदियाँ हैं, चाहे वो गंगा हो, ब्रह्मपुत्र हो, कावेरी हो, जितनी भी नदियाँ हैं, नदी नाम लेने से सभी नदियों का बोध होता है, इसलिए जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। पर्वत शब्द जातिवाचक संज्ञा है। पर्वत शब्द जातिवाचक संज्ञा है, इसमें सभी पर्वतों का बोध होता है क्योंकि यह सभी प्रकार के पर्वतों का बोध कराता है। परंतु एवरेस्ट
परंतु एवरेस्ट पर्वत है जो, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि यहाँ एवरेस्ट पर्वत नाम लेने से केवल एक ही पर्वत का बोध होता है, इसलिए यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नंबर 3 समूहवाचक संज्ञा। नंबर 3 है समूहवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी समुदाय या समूह का बोध कराते हैं, जो संज्ञा शब्द किसी समुदाय या समूह का बोध कराते हैं, उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सेना की एक टुकड़ी, उस सेना में कोई एक सैनिक नहीं होगा, उसमें बहुत से सैनिक होंगे, अनेक सैनिक होंगे, वो समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। जैसे चाहे थल सेना हो, चाहे वायु सेना हो, चाहे जल सेना हो, और सभी सेनाओं का यहाँ बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ समूहवाचक संज्ञा है। टीम है, जैसे चाहे कबड्डी की टीम हो, चाहे हॉकी की टीम हो, चाहे क्रिकेट की टीम हो, उसमें बहुत से व्यक्ति होते हैं, कोई टीम में एक व्यक्ति नहीं होता है, उसमें बहुत से व्यक्तियों का बोध होता है, इसलिए यह समूहवाचक संज्ञा है। संघ है, जैसे कोई नेता है, उसका संघ है, उसमें एक नेता नहीं होगा, उसमें बहुत से उसके सदस्य भी होंगे, नेता भी होगा, वो संघ है। कक्षा में कोई एक छात्र नहीं पढ़ता, वहाँ अनेकों छात्र पढ़ते हैं, इसलिए वह समूहवाचक संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। नंबर 4 है द्रव्यवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी ऐसे पदार्थ या द्रव्य का बोध हो जिसे हम नाप तोल सकते हैं, जिसे हम क्या कर सकते हैं, नाप तोल सकते हैं, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। लेकिन उसे गिन नहीं सकते हैं, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लोहा को गिना नहीं जा सकता, उसे तौला जा सकता है, तौला जाता है। सोना को तौला जाता है, चांदी, पीतल, ऊन, कपड़ा आदि, इसे गिना नहीं जाता है, इसे नापा और तौला जा सकता है। नंबर 5 है भाववाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दशा, स्वभाव आदि का बोध हो, जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दशा, स्वभाव, अवस्था आदि का बोध हुआ, भाववाचक संज्ञा कहलाती है। क्या कहलाती है? भाववाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे आशा को देखा नहीं जा सकता, उसे केवल महसूस किया जा सकता है कि किसी के हृदय में आशा जगी है। निराशा, कोई व्यक्ति निराश है, ये महसूस किया जा सकता है। क्रोध, कोई व्यक्ति क्रोधित है, ये उसके हाव भाव, उसके चेहरे को देखकर ये पता लगाया जा सकता है कि यह व्यक्ति क्रोधित है, इसलिए यह भाववाचक संज्ञा है। बुढ़ापा, भूखा, प्यास आदि दशाएं हैं। बुढ़ापा व्यक्ति की दशाएं हैं, ये दशा बता रहा है कि ये व्यक्ति बूढ़ा हो गया है, भूखा, कोई व्यक्ति भूखा महसूस किया जा सकता है। प्यास, किसी को प्यास लगी है तो महसूस किया जा सकता है कि व्यक्ति को प्यास लगी है। ये दशाएं हैं, भाववाचक संज्ञा की ये दशाएं हैं। अगला टॉपिक है हमारा विशेषण और विशेष्य। अगला टॉपिक क्या है हमारा? तो है विशेषण और विशेष्य। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का बोध कराते हैं, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का बोध कराते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे काला घोड़ा, तो घोड़ा यह विशेष है, उसकी विशेषता क्या है? काला। एक घोड़ा कैसा है? तो यह घोड़ा काला है। काला क्या है? विशेषण है, घोड़ा है विशेष। इसी तरह मीठे फल, फल की विशेषता है मीठे। 10 सेब, तो 10 की विशेषता क्या है? 10 के सेब कितने हैं? तो 10 सेब हैं, तो ये 10 हो गया विशेषण, सेब हो गया विशेष। 2 किलो चीनी, चीनी कितनी है? तो चीनी 2 किलो है, ये विशेषण है, चीनी विशेष है। गोरा, लड़का, लड़के की विशेषता है गोरा, ये लड़का गोरा है। इन शब्दों में काला, मीठे, 10, 2 किलो चीनी, 2 किलो व गोरा शब्द विशेषण है। इन शब्दों में काला, मीठे, 10, 2 किलो व गोरा शब्द विशेषण है। विशेष्य की परिभाषा। विशेषण जिस शब्द की विशेषता बतलाता है, विशेषण जिस शब्द की विशेषता बतलाता है उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे राम बुद्धिमान है, यहाँ राम विशेष्य है और बुद्धिमान ये विशेषण है। राम कैसा है? तो राम बुद्धिमान है, इसमें बुद्धिमान विशेषण है तथा राम विशेष्य है।
विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद हैं। नंबर 1 गुणवाचक विशेषण, नंबर 2 परिमाणवाचक विशेषण, नंबर 3 संख्यावाचक विशेषण, नंबर 4 सार्वनामिक विशेषण। नंबर 4 सार्वनामिक विशेषण। नंबर 1 गुणवाचक विशेषण। जिन शब्दों के द्वारा संज्ञा के गुण दोष का बोध होता है उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे गुण ईमानदारी, जैसे कोई व्यक्ति ईमानदार है, इसका गुण है कि मोहन एक ईमानदार लड़का है। तो मोहन कैसा लड़का है? तो मोहन ईमानदार लड़का है। ये उस मोहन का गुण बता रहा है कि मोहन ईमानदार लड़का है। परिश्रमी, जैसे कोई व्यक्ति परिश्रमी है तो परिश्रमी उसका गुण है कि वो बहुत परिश्रम करता है, इसका गुण है। मिलनसार, कोई मिलने में बहुत अच्छा होता है तो ये उसका गुण है कि ये मिलनसार व्यक्ति है। बुद्धिमान, इसी तरह पवित्र, आरोग्य, पापी, दुष्ट, चतुर आदि ये व्यक्ति के गुण हैं, इसलिए यह गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। नंबर 2 दशाएं। रोजी, निरोगी, मोटा, पतला, धनवान, कमजोर, बलिष्ठ, स्वस्थ, बलिष्ठ। तो व्यक्ति की दशाएं बता रही है कि कोई व्यक्ति निरोगी है तो इसकी दशा बता रही है कि यह व्यक्ति निरोगी है। मोटा है तो उसकी दशा है कि यह व्यक्ति बहुत मोटा है, या फिर पतला है तो इसकी दशा है कि वो बहुत पतला है। या फिर कोई व्यक्ति धनवान है तो इसकी दशा है कि बता रही है कि ये बहुत व्यक्ति धनवान है, स्वस्थ है, ये भी उसकी दशा है। कमजोर है, ये भी उसकी दशा है। इसलिए गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। स्थान, जापानी, जैसे जापानी है कोई, यह घोड़ा जापानी है, यानी यह घोड़ा जापान से आया है तो यह घोड़ा जापानी। ये स्थान बता रहा है कि घोड़ा कहाँ से आया है, तो यह घोड़ा जापान से आया है। इसी तरह चीनी है, भारतीय, मैदानी, पहाड़ी, जैसे पहाड़ी है, पहाड़ी इलाका, तो ये उसका स्थान बता रहा है कि इलाका पहाड़ी है, ये गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। इसका स्थान है कि वो इलाका पहाड़ी है। रूप, रंग, जैसे यहाँ काली है तो काली बिल्ली है, ऐसे तो बिल्ली का गुण क्या है? यहाँ रंग रूप है तो बिल्ली का रंग कैसा है? तो बिल्ली का रंग काला है, तो बिल्ली काली है। तो इसके उस बिल्ली का गुण बता रहा है कि इस बिल्ली का रंग काला है। पीली, जैसे गुलाबी, चमकीला, गेहुआ आदि, या किसी व्यक्ति के रंग रूप से पता लगाया जा सकता है कि ये गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। जैसे आकार है, किसी व्यक्ति का आकार, जैसे कोई व्यक्ति छोटा है तो उसका आकार है कि वो व्यक्ति छोटा है, नाटा है, तो भी उसका आकार बता रहा है कि व्यक्ति नाटा है, आयताकार या पतला, चौड़ा, छोटा, ये उसका आकार है। ये गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। स्वाद, गंध, जैसे स्वाद से फीका है, तीखा है, किसी खाना खाने से पता लगाया जा सकता है कि इसका स्वाद कैसा है, तीखा है कि फीका है। से सुगंधित, कोई पुष्प फूल सुगंधित है तो उसकी गंध बता रही है कि यह फूल सुगंधित है। गंधहीन, ये भी उसका गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है कि यह फूल गंधहीन है। या खट्टा, तो इसका स्वाद बता रहा है कि ये खट्टा है। ये गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। नंबर 2 है परिमाणवाचक विशेषण। नंबर 2 परिमाणवाचक विशेषण। जिन शब्दों से किसी संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा या परिमाण की जानकारी होती है। जिन शब्दों से किसी संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा या परिमाण की जानकारी होती है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 5 लीटर, 2 किलो, बहुत सी, थोड़ा आदि। यानी परिमाण से जिससे जैसे 5 लीटर दूध हमें लेना है तो उसे नापा या नहीं जा सकता, उसे तौला जा सकता है। उसका परिमाण बता रहा है कि यह दूध को नापा जा सकता है। 2 किलो से तोला जा सकता है। बहुत सी, थोड़ा, इसे नापा नहीं जा सकता, जिसे तौला जा सकता है, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण। नंबर 3 है संख्यावाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे पहला, चौथा,
थोड़े, कई, दसवां आदि। जैसे पहला पेज ये संख्यावाचक है। जैसे चौथा व्यक्ति, और थोड़े कई लोग, दसवां स्थान, ये संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। संख्यावाचक विशेषण के दो भेद होते हैं। नंबर 1 निश्चित संख्यावाचक, नंबर 2 अनिश्चित संख्यावाचक। और निश्चित संख्यावाचक के जिस विशेषण शब्दों से निश्चित संख्यावाचक के अंतर्गत जिस विशेषण शब्दों से संज्ञा सर्वनाम शब्दों की निश्चित संख्या का बोध होता है उन्हें निश्चित संख्यावाचक कहते हैं। जैसे 1, 2, 4, 10, 1000 आदि। जैसे किसी कक्षा में छात्र पढ़ते हैं तो उसमें 10 हैं, 20 हैं, 30 हैं, 40 हैं, 45 हैं, 50 हैं, तो उसे सन्निश्चित संख्यावाचक कहते हैं। इसे गिना जा सकता है कि इस कक्षा में 10 छात्र हैं, कि 20 हैं, कि 30 हैं, 40 हैं, 45 हैं, 50 हैं। ये निश्चित संख्या बता रही है कि इस कक्षा में 10 छात्र हैं या फिर 20 हैं, तो निश्चित संख्या के अंतर्गत आता है। नंबर 2 है अनिश्चित संख्यावाचक। नंबर 2 क्या है? तो है अनिश्चित संख्यावाचक। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की निश्चित संख्या का बोध ना हो, उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ लोग, थोड़ी वस्तुएं, अनेक पुस्तकें, कई लोग, काफी आदि। जिनकी संख्या निश्चित ना हो, जैसे कुछ लोग हैं तो उसे गिना नहीं जा सकता, कुछ लोग हैं तो वो अनिश्चित संख्या के अंतर्गत आएगा। अनेक पुस्तकें, यहाँ अनेक पुस्तकें रखी हैं तो अनिश्चित संख्या के अंतर्गत आता है। नंबर 4 सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं, वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे यह, वह, कोई, ऐसा, वैसा, वैसी आदि। जैसे यह पुस्तक यहाँ रखी है, ये सार्वनामिक विशेषण या उसकी विशेषता बता रही है कि यह पुस्तक यहाँ रखी है। वह लोग, यानी वह लोग, ये सार्वनामिक विशेषण है। कोई व्यक्ति, ऐसा, वैसा, वैसी आदि। यह संज्ञा शब्दों के पहले प्रयुक्त होकर विशेषण का कार्य करते हैं। जैसे वह लड़की बहुत होशियार है। जैसे वह लड़की बहुत होशियार है, तो ये वह क्या है? सार्वनामिक विशेषण है। वह लड़की। इस किताब को जरूर पढ़िए, यानी ये किताब यहाँ रखी है, इस किताब को जरूर पढ़िए, यह सार्वनामिक विशेषण है। सार्वनामिक विशेषता बता रहा है कि यह इस किताब को जरूर पढ़िए। फिर है प्रविशेषण। ऐसे शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बतलाते हैं प्रविशेषण कहलाते हैं। जैसे वह बहुत परिश्रमी है। जैसे राम बहुत परिश्रमी व्यक्ति है, तो राम क्या है? विशेष ही है। परिश्रमी विशेषण है और बहुत है, ये प्रविशेषण है। जो विशेषण की भी विशेषता बतलाए वो उसे प्रविशेषण कहते हैं। जैसे शीला अति विनम्र लड़की है, तो शीला कैसी लड़की है? अति विनम्र लड़की है। तो अति है प्रविशेषण, विनम्र है विशेषण, और शीला है विशेष। तो शीला अति विनम्र लड़की है। इन दोनों वाक्यों में परिश्रमी व विनम्र विशेषण है तथा बहुत व अति प्रविशेषण है। जैसे शीला अति विनम्र लड़की है, तो अति प्रविशेषण है, यानी शीला अति विनम्र लड़की, यानी बहुत विनम्र लड़की है, उसे प्रविशेषण कहते हैं। आज का टॉपिक हमारा यहीं तक। नेक्स्ट डे हम किसी नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।